हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोगों ने अभी तक जो सेगमेंट पूरे किए हैं वो 2 सेगमेंट हम लोगों के हो गए। पहले सेगमेंट को हम लोग बोल रहे थे डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोल रहे थे रक्षा प्रौद्योगिकी, जिसमें डिफेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे हमने वो डिस्कस कर लिए थे। सेकंड हमने स्विच किया था, तो लास्ट टर्न पर या कल के ही टर्न पर जो हमने डिस्कस की थी वो टेक्नोलॉजी थी हम लोग की बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी जितनी डायमेंशन थी हमने उन डायमेंशन को डील कर लिया था। लास्ट में हम जहां पहुंचे थे तो वो था बाइफर्केशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी को तुम कितने पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करो जिससे हमको जो केस स्टडी है उनको पढ़ने में आसानी हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें उनमें आपको डील कराई थी, जैसे जो जीएम क्रॉप है, तो जो बीटी ब्रिंजल वाली चीज़ है वो जो है वो विवादों में है, तो क्यों है ना। या आप कह लो कि जो वैक्सीन वाली चीज़ थी या जो ये जो था ना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो वाली चीज़ थी, तो उनको स्पेसिफिक जो 10-11 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने देखा था, तो वो देखने में हमें आसानी हो रही थी। किसी इंडिविजुअली टॉपिक को अगर आप लिखते हो तो उसको बेहतर तभी लिख पाओगे जब आप फर्दर जो है उनके बीच में डिवीजन कर लो। जैसे हमने बताया था कि आज की डेट में जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसका हर जगह यूज है। तो अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको पता है ना, जैसे वो किस में आ रही थी, तो आप कह रहे थे गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी में। किस में आ रही थी? गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी में आ रही है तो वो तो अलग अलग, जैसे ग्रीन है, येलो है, ग्रे है, उनसे बिल्कुल अलग हो गया। अब अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ रही थी, जैव सूचना तकनीकी आ रही थी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक, तो किन्हीं एंगल में तो ये सही है, लेकिन किसी एंगल में अगर हमारे आधार का उपयोग सही ना हो पाए, या जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली चीज है या रेटना वाली चीज है उनका कहीं मिसयूज हो गया, तो वो चीज गड़बड़ होगी। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जैसे हमने आपको लास्ट में पढ़ाया था, तो वो थी क्या? ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी थी ना। तो ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कह लो कि जो बहुत छोटे है ना, जो छोटे माइक्रो लेवल पर जो चीजें थी हम उनको इजाद कर रहे थे। और वो कर किस लिए रहे थे कि भविष्य में हो सकता है कि जो वार हो वो जल से, थल से, वायु से रिलेटेड ना हो, कि बायोलॉजिकल वेपन के थ्रू हो, जिनमें हमको जो सामर्थ्य दिखानी हो वो अपनी टेक्नोलॉजी की दिखानी हो। तो वो पूरी की पूरी कैटेगरी जिसने ली थी वो किस में आ रही थी? तो वो आ रही थी आपकी बायोटेक्नोलॉजी में, है ना। अब इनके अगर डिफरेंट आप एग्जाम्पल ले लो, तो मैंने 1 से लेके और लगभग 11 जो बायोटेक्नोलॉजी थी उन सब में एग्जाम्पल बताए थे, ये स्विच कराने के लिए कि आपके पास अगर कोई रिटन फॉर्मेट में क्वेश्चंस आए, है ना। जैसे आप सोचो, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको डिस्कस कराया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो एक स्पेसिफिक विधा है, जिस विधा को हम डिफेंस बोल रहे हैं, था ना, ठीक है। साइंस एंड टेक में जो एक अलग ब्रांच है जिसको हम डिफेंस बोल रहे हैं, है ना। तो उन डिफेंस की टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। और मान लो ये क्वेश्चन आपके पास 12.5 नंबर का आया या 8 नंबर का आया, ठीक, या यूपी पीसीएस में, या आप कह लो बिहार में टिप्पणी करने के लिए आया, तो अगर आपको मूलभूत नॉलेज पूरी की पूरी रक्षा प्रौद्योगिकी की होगी
तो आप शुरू करेंगे कि हम कमज़ोर तो थे, लेकिन हमने निर्णय लिया कि हम सशक्त होंगे, और उसके लिए इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी नींव 1983 में विद द हेल्प ऑफ हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे कलाम सर, उनके गवर्न में कह लो या उनके सोच के आधार पर रखी गई। हमने डेवलप की अलग अलग मिसाइलें, और उन मिसाइलों का हमने फिर परीक्षण किया। फर्दर हमने रेंज बढ़ाई। जब रेंज बढ़ाई तब पता चला कि हाँ, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब अगर मान लो वहाँ शत्रु देश से कोई आए तो उनको भी हमने हटाने के लिए एंटी सैटेलाइट सिस्टम लाए, अलग अलग रडार विकसित किया, अलग अलग टैंकों को विकसित किया, अलग अलग कह लो कि जो ट्रीटी थी जैसे MTCR है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, तो उसमें हम लोगों को अगर नहीं वो दिया जा रहा था कि आप इसके सदस्य हैं, तो हम लोगों ने बार बार उसमें इंटर करने के लिए हमने प्रयास किया। तो उन सब चीज़ों को जब आप कंसोलिडेटेड रूप में लिखेंगे तब जाके आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो हम लोगों ने अचीवमेंट पाए हैं उनको लिख पाओगे। ऐसा ही अगर मैं कह दूं डिफेंस की क्षेत्र छोड़ो, आप ये बताओ कि बायोटेक्नोलॉजी में हमने कहां तक, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना उसमें हमने नए नए आयाम निर्धारित कर लिए हैं, अलग अलग चीज़ों की हमने खोज की है, अलग अलग चीज़ों को हम ह्यूमन वेलफेयर के तौर पे ला रहे हैं। तो उनको लिख तभी पाओगे जब आप बायोटेक्नोलॉजी की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उनके बारे में बहुत डीप थोड़ा सा नॉलेज रखोगे। जैसे पहली ही मैंने अगर बताई थी तो वो फर्स्ट थी कि आप रट मारो, उसको याद कर लो। वो क्या थी? रेड बायोटेक्नोलॉजी। और ये किस चीज को बताती थी? सर रेड वो क्रॉस वाला साइन है और प्लस वाला साइन, और वो बताता हेल्थ बायो इन्फॉर्मेट सॉरी ये फार्मास जो सेक्टर है उसको और हेल्थ को, है ना, बता रही थी। मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो कहाँ जाएंगी? रेड बायोटेक्नोलॉजी में। और आप बढ़ा दो तो रेबीज था आपका, हर्पीज था, या कह लो चिकन पॉक्स, ये जो जितनी बीमारी थी ना कल मैंने वायरस जनित बताई थी, उन सब के लिए वैक्सीन बनाई गई है तो विद द हेल्प ऑफ रेड बायोटेक्नोलॉजी। वैसे ही अगर बात करो तो एग्रीकल्चर में जो थी वो आ रही थी आपकी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, है ना। फिर आपकी आ रही थी ग्रीन के बाद तो इधर थी सर ये इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हम काम करें और कुछ ऐसी चीजों को इजाद कर लें जो ह्यूमन की हेल्थ पर बैड इफेक्ट ना डाले, है ना, और बल्क लेवल पर प्रोडक्शन एनहेंस कर ले, तो वो वाइट बायो में आ रहा था। फिर ग्रे के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। यहीं आपका आया था कौन सा? तो वो यहां पे तीसरा था क्या? एक्वाकल्चर से ना, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर यहां येलो भी आ रहा था, है ना। और लास्ट में ये 10वां या 11वां जो था वो था हम लोग का कौन सा? तो ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी, ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी, है ना। और भी आप एक्सटेंड अगर इनको करोगे तो बताओ। और लो ये है 10वां, ठीक। तो इनको जब आप शॉर्ट रूप में देखोगे कि हाँ ओशियन से रिलेटेड है, मैरीन कल्चर से रिलेटेड है, सी फूड के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके ह्यूमन की हेल्थ के लिए बनाई जाने वाली मेडिसिन से है, तो वो किस में जाएगी? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक। अच्छा अगर मैंने आपसे कहा थोड़ा सा सोचो और बताओ, जहां रेगिस्तान वाली चीज है, जहां एरिड जगह है, वहां के क्षेत्र को हमें यूज करके कल्टीवेशन को एनहेंस करना है, फार्मिंग को ग्रो करना है, ताकि जो लोगों की जो डिमांड है फूड की उसको पूरा किया जाए। तो बताओ वो किस बायोटेक्नोलॉजी में जाएगी?
यहां लिखी हुई कोई भी बायोटेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड है, आपको सोचना है और बताना है। ठीक, अच्छा, यहीं पर एक आ रही थी कौन सी, ऑरेंज बायोटेक्नोलॉजी, है ना, जिसमें हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करते थे ना। और ये आ क्यों रही थी, क्योंकि सर एथिकल रूप में या कह लो कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के रूप में भी एक बायोटेक्नोलॉजी यहां पर आई थी। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, ठीक है। और ये ऑरेंज के बाद आई थी एक, उसका क्या वैल्यू है, मतलब क्या नाम है वो बताओ। मैंने यहां से और यहां तक पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस बताए थे, वो किस विवरण को रखती हैं या डिस्क्रिप्शन क्या है वो बताया था। और उसके लगभग एक दो एग्जाम्पल बताए थे जो आपके सुर्खियों में रहते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजी वाली आपकी चीज हो गई। अब अलग अलग मेथड से हम लोग जो वैक्सीन बनाते हैं उनको भर देखना था। क्यों, क्योंकि 21 में और 22 में वैक्सीन से क्वेश्चंस भरे हुए थे, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अब वैक्सीन आए, क्योंकि वहां पर तो सब कुछ अंडर रूम में था ना, आवागमन जो था वो बंद था, क्योंकि जो वायरस है उसके फैलने का डर था। इस वजह से टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब कोई जरूरी है कि ये पूछा जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक। तो जितने क्वेश्चंस आप लगा पाए उतने क्वेश्चंस को लगाने की आप कोशिश करें, भरसक कोशिश करें, ठीक है, ठीक। क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग है ना, सॉरी टेक्नोलॉजी है ना, वो अलग अलग नाम से 15-15, 10-10, 20-20 क्वेश्चंस रखती हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वो जो है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है आपका, अरे जो भीड़ बनी थी ना, डॉली, है ना। और फिर जो डेयरी वाला था ना, डेयरी जो करनाल में है, वहां पर हमने पहले भैंस का बछड़ा बनाया, फिर भैंस बनाई। या हमने जो जर्सी गाय की बात की थी, तो जो HF थी ना, हिस्टोफिन, तो वो मिलने वाली थी कहाँ पे, नीदरलैंड में। और वहां को हमने यहाँ पे हाइब्रिड के तौर पर यूज करके बनाया गया था जर्सी, ठीक। तो इन अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अलग अलग दिए हुए हैं आपके PYQ के रूप में। तो इनको छोटे से एक पेज पर बना के विद क्लासिफिकेशन करके और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक बारी आप निपटा लो, ठीक है। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत है इसमें, ठीक। चलो, तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, स्पेस यानी अंतरिक्ष, साइंस यानी विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ज्योग्राफी में आपने बहुत सारी चीजें रिलेटेड विथ कह लो स्पेस या यूनिवर्स से देखी होंगी, ठीक। तो आप मुझे बताओ स्पेस को या कह लो अंतरिक्ष को आप डिफाइन कर सकते हो कि हम किन शब्दों में अंतरिक्ष को डिफाइन करें, ठीक। अंतरिक्ष, तो आप कहो एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो, अब्सेंस अब्सेंस हो किसकी, तो आप कह दोगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर इन तीनों चीजों की जहां पर अब्सेंस हो उस क्षेत्र को हम किस में डिफाइन करेंगे, स्पेस में। जैसे आप कहो वैक्यूम, जैसे आप करो बात किसकी, वैक्यूम। तो वैक्यूम जो है वो क्या है, स्पेस के अंतर्गत ही आता है, ठीक। अच्छा, अच्छा, और अगर बात करो तो हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, खगोल पिंड, ठीक।
तो हर वो बॉडी, हर वो पिंड जो कि घूम रहा है, जो कि मूव कर रहा है, कहाँ पर? स्पेस में, उस पिंड को हम लोग क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपके रिस्पेक्ट में जो अर्थ है, क्या हम उसको सेलेस्टियल बॉडी में लोगे? तो जैसे आप हो वैसे ही अर्थ है, और आप अर्थ पर स्थित हो, इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में अर्थ जो है वो सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। लेकिन आप अगर किसी विमान से, वेट करना, ओके, तो अगर आप अर्थ पर स्थित हो, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे कहूं, तो क्या आप अर्थ को सेलेस्टियल बॉडी मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन अगर आप स्पेसक्राफ्ट के थ्रू कहां पहुंच जाओ? मून पर। कहां? मून पर। तो इस कंडीशन में आप अर्थ को सेलेस्टियल बॉडी मानोगे। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर हम बात करें किसकी, तो शुरुआत करते हैं हम लोग, जो शुरू हुई तो नाम है उसका क्या? यूनिवर्स, है ना? और यूनिवर्स से बात करो तो फर्दर हमने डिवीजन किया यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स थी, उसमें बहुत सारी क्या थी? गैलेक्सीज, है ना? और हर एक गैलेक्सीज में क्या था? तो बहुत सारे स्टार्स। और स्टार्स की अगर बात करो तो उनका खुद का क्या था? आप कहोगे प्रकाश। और उस प्रकाश के लिए जो गवर्निंग चीज है वो था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, था ना? और जिस न्यूक्लियर फ्यूजन में हल्के न्यूक्लियस कंबाइंड होके क्या बन रहे थे? बड़े न्यूक्लियस। याद आ रहा? एक मिनट, टीवी नहीं खोली हो, ठीक है? तो उस स्टार में न्यूक्लियर फिजन, ठीक, फ्यूजन। और फिर स्टार जो थे उनकी भी कुछ सेलेस्टियल बॉडी चक्कर लगाते हुए परिक्रमा कर रहे थे, उनको हमने बोला था क्या? प्लैनेट्स, है ना? जिनको हम क्या बोल रहे थे? ग्रह। और कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो थे वो प्लेनेट के भी चारों ओर घूम रहे थे, और उसको हम लोग बोल रहे थे क्या? तो सैटेलाइट। सैटेलाइट। अब ये जो सैटेलाइट थे, इनका फर्दर डिवीजन हम लोग नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप में, और दूसरा जिसको बोल रहे थे हम आर्टिफिशियल। क्या बोल रहे थे? आर्टिफिशियल, या इसी को हम बोल रहे थे मैन मेड। ठीक है? तो ये तो चीजें हैं ज्योग्राफी वाली आपकी, ये भी चीजें हैं ज्योग्राफी वाली आपकी चीजें, जिसको हम लोग खगोल की बोलते हैं, ठीक? लेकिन यहां तो हमको नहीं जाना है, बस आप मोटा मोटी ये सुन लो कि हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, ठीक है? जिसको हम बोलते क्या है? मिल्की, मिल्की गंगा को क्या वो मिल्की वे कह लो ना, ठीक है? मिल्की वे। चलो, और इसका जो तारा है, इसका जो स्टार है वो कौन है? सन। और सन के चारों ओर ही प्लेनेट घूमते हैं। अगर उन प्लेनेट की आप बात करो तो आज की डेट में प्लूटो को हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया? वो आपकी ज्योग्राफी की चीज है। आप इतना समझो कि अगर ये है सन, तो सन के निकट अगर बात करो तो जैसे नाम सुना होगा आपने बुध, आपने नाम सुना होगा शुक्र, आपने नाम सुना होगा पृथ्वी, याद आ रहा? बृहस्पति, फिर शनि, है ना? अरुण, वरुण, ऐसा नाम सुना होगा ना? ये क्या है? सन की परिक्रमा करने की वजह से ये क्या है? ये क्या है? प्लेनेट। और कुछ प्लेनेटों का चक्कर लगाने वाले भी सेलेस्टियल बॉडी हो गए, उनको क्या बोलेंगे हम? सैटेलाइट। जैसे मून जो है, जो चंद्रमा है, वो बेसिकली हमारे अर्थ का क्या है? सैटेलाइट, ठीक? अच्छा, अब हम अपने हेल्प के लिए या
अंतरिक्ष के अन्वेषण के लिए, जानने के लिए, खोजने के लिए कि अंतरिक्ष में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं। खुद के बने हुए सैटेलाइटों को लॉन्च करेंगे। ठीक है, कहां से? अर्थ से। उसके आधार पर हम जिस भी चीज को पढ़ेंगे वो जिस कैटेगरी में जाएगी उस कैटेगरी को हम बोलेंगे कौन सी कैटेगरी? स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे? स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक, तो हम बात करते हैं अपने स्पेस टेक्नोलॉजी की। ठीक है, चलो। अच्छा, क्या आपको ये सब तो पता है ना कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के और शनि के सबसे ज्यादा हैं। अच्छा, किसके है ही नहीं? किसको पृथ्वी की बहन माना जाता है? किसका नीला रंग होता है? किसका जो सरफेस है वो धरातल के रूप में है, यानी कि वहां तो धरातल है। जैसे आप बात करो मार्स की, जैसे आप बात करो सर अर्थ की, जैसे बात करो सर मून की, तो ये सब एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज के अंतर्गत आते हैं जिनका खुद का सरफेस है। लेकिन अगर आप बात करो अरुण की और वरुण की, अरुण की और वरुण की, तो वहां केवल आप समझ लो बर्फ ही बर्फ है, केवल आइस ही आइस है। तो अगर वो एग्जाम में पूछे, वैसे पूछा जाता, PYQ आप ज्योग्राफी के खगोलिकी के उठाएंगे तो भरे हुए रखे हैं क्वेश्चंस कि पृथ्वी के सूर्य के बगल में कौन है, सूर्य से सबसे दूर कौन है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, किनका कोई भी उपग्रह नहीं है, किसको पृथ्वी की बहन माना जाता है, किसके सराउंडिंग में आइस ही आइस है, किसके सराउंडिंग में बहुत प्रचंड रूप से कह लो हवाएं या तूफान टाइप की चीजें चलती हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। ठीक, अच्छा, अब मुझे हमको ये तो देखना नहीं है, इनके नंबर आप जानते होंगे, ये खुद का प्रकाश लिए हुए हैं, ये गैलेक्सीज हैं, बहुत सी गैलेक्सीज होती हैं किसमें? यूनिवर्स में। अच्छा, अब यूनिवर्स कैसे बना? तो वो भी एक आपने अलग अलग परिकल्पनाओं में से पढ़ी हैं और उसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में बताया क्या गया था? 17.8 अरब वर्ष पूर्व पूरा का पूरा जो मटेरियल था वो बहुत तगड़े तरीके से डेंस था। अब उसमें फर्दर प्रोसेस हुआ, उसमें विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से, अब जिसकी वजह से, फटने की वजह से अलग अलग जो बॉडीज थी, पहले गैस वाली चीज थी, है ना, हाइड्रोजन जो फ्यूजन वाली चीज थी, तो वो थी और वो बढ़ते बढ़ते धीमे धीमे आज भी फैल रही हैं, आज भी विस्तारित हो रही हैं। और उसी बिग बैंग के थ्रू हमने यूनिवर्स को देखा था। ठीक, अब उसकी अलग अलग हाइपोथेसिस थी, वो कहां तक सही है कहां तक गलत है, ज्योग्राफी वाली पार्ट है। हमको यहां देखना है स्पेस। स्पेस की डेफिनेशन आप समझ गए। अब स्पेस में ही हमें अन्वेषण करना है। ठीक है, अंतरिक्ष में ही हमको अन्वेषण करना है। ठीक है, चलो। अब अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं, अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी से थोड़े से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा आप नॉलेज रखते हैं, तो अगर मैं कहूं कौन कौन से वो आयाम हैं, या ये समझ लो कि अचीवमेंट हमारी क्या क्या है स्पेस टेक में, और अगर बात करें ह्यूमन के सोशियो और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, ठीक, तो क्या भूमिकाएं निभाता है स्पेस टेक? ठीक है, तो देखो, सोशियो सामाजिक, इकोनॉमिकल आर्थिक, डेवलपमेंट मतलब किस हद तक हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इनमें
क्या की पॉइंट लिखोगे? देखो, सोशियो का तो सीधा सा मतलब है भाई समाज में। तो आप कहोगे सर जितनी कम्युनिकेशन आज के दौर में हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही तो है। संस्कृतियों का अगर आदान प्रदान हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉडकास्ट, तो वो भी कहीं ना कहीं संभव तो स्पेस टेक से ही है कि नहीं? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में पहले हम उतने सक्षम नहीं थे। जैसे अगर हम बात करें कारगिल वार की, तो कारगिल वार में हमने केवल ये रिक्वेस्ट की थी एक कंट्री से जिसका नाम यूएसए था कि भैया आप हमें जीपीएस का यूज करके बस ये बता दो कि जो दुश्मन है देश के लोग या सैनिक हैं वो किस पोजीशन पर हैं। लेकिन इस देश ने हमको वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। गवर्नमेंट उस समय किसकी थी? आप बहुत भली भांति परिचित हैं। किन की? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं, है ना? कौन थे वो बताओ? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इन्होंने कहा था ये कि भैया ऐसा है कि युद्ध काल में हमारा शत्रु जो है उसकी निगरानी के लिए या उसके पता लगाने के लिए जो हमारे दोस्त या कह लो मित्र देश हैं वो भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। इस वजह से हमें अपनी किसी भी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी को सशक्त करना होगा। और तभी से हमने अपनी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष जो अन्वेषण है, उसको फर्दर लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें आयाम लिख दोगे। सोशियो में क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या है। अब इनको आप कीवर्ड में या कह लो कि लाइनर फॉर्म में लिख तभी पाओगे जब आप जितने भी सैटेलाइट हैं, जितने भी उपग्रह हैं, उनकी क्लासिफिकेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लोगे। ठीक है, तो देखेंगे अभी सैटेलाइट क्लासिफिकेशन। आप इतना जानो कि अगर इस क्वेश्चन में हमें लिखना हो तो सबसे पहले लिख देंगे भैया हमारा खुद का क्या है, क्या है? नाविक नाम सुने हो, है ना? तो ये क्या है? जैसे हम जीपीएस यूज करते हैं, आज भी हम जीपीएस ही यूज कर रहे हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विसेज, और वो है किसका? तो यूएसए का। लेकिन हमने अपना खुद का नाविक बना लिया है जो कि, ठीक है, पोजीशन के लिए यूज होगा। कहां इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन के लिए नाविक वाली चीज होगी। ठीक, अच्छा, और आप बताओ, तो आप कहोगे चंद्रयान। क्या? चंद्रयान, है ना? दूसरा कहोगे मार्स ऑर्बिटर मिशन, मिशन मंगलयान, है ना? तो इस पर हम पहुंचने में एलिजिबल हुए हैं, हम पहुंचे हैं। पहुंचे तो ट्राई तो बहुत ने किया, लेकिन हम पहुंचे हैं उसका एक स्पेसिफिक रीजन है कि जैसे रसिया आपने नाम सुना होगा, तो वो तो बहुत एडवांस कंट्री है। यूएसए आपने सुना होगा, फ्रांस के बारे में भी आप जानते होगे, है ना? तो वो तो एडवांस कंट्रीज हैं, लेकिन हम अगर मंगलयान पे पहुंचे हैं, है ना, और बहुत कॉस्ट बेनिफिट रूप से बहुत लो कॉस्ट में पहुंचे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं टूल्स और टेक्निक का यूज किया। टूल्स और टेक्निक का, कैसी टेक्निक का? कि आप खुद बताओ कि जैसे मैं आपसे कह दूं ड्रोन, या ड्रोन अभी आप छोड़ दो, तो मैं अगर आपसे एक छोटा सा उदाहरण ले लूं कि बहुत बड़ी बड़ी जो मिसाइलें हैं उनको नष्ट करने के लिए हम एक छोटी सी बॉडी को भी उस पर टकराकर उसको नष्ट कर सकते हैं। वैसे ही अंतरिक्ष या जो स्पेस है उसमें
लगातार उपलब्धि या कह लो अपने आप को सशक्त करने के लिए हर देश अपने सैटेलाइटों को लॉन्च कर रहा। अब सैटेलाइट भी 10-12 प्रकार के हैं और हर सेक्टर का सैटेलाइट अगर स्पेस में जाएगा तो कहीं ना कहीं अपनी वर्किंग करने के बाद वो किसी टाइम के बाद खत्म भी तो होगा। और अगर खत्म हुआ तो जो चीज स्पेस में गई वो वापस तो नहीं आती। अगर वापस नहीं आएगी तो वो एज अ कचरा ही तो रही, और उसी कचरे को हम बोलते हैं स्पेस डेब्रिस। क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, स्पेस डेब्रिस को खत्म करना या टिप्पणी बताओ। तो ये जो कचरा है, अगर लॉन्च करते समय, सैटेलाइट लॉन्च करते समय किसी व्हीकल से हमारे जो रास्ता है उसमें क्या आ जाए, डेब्रिस। डेब्रिस यानी कि कचरा। और अगर डेब्रिस आ गया, डेब्रिस अगर आ गया, जो स्पेस डेब्रिस है ना, उसको किसी तरह से मैनेज करते हुए, जैसे देखो आप, मैं समझाता हूं आपको। स्पेस डेब्रिस, देखो ये जो दिख रहा ना आपको, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, देखो ये है अर्थ। अर्थ की सतह से अलग अलग पोजीशन पर हमने सैटेलाइट लॉन्च किए, वर्क उन्होंने किया। वर्क करने के बाद वो किसी तरीके से अगर खत्म हो गए तो घूमते तो अर्थ के चारों ओर ही होंगे या अलग अलग पोजीशन में होंगे, तो वहां वो ना टकराए। अगर हम लॉन्च करें मंगल की स्टडी को पढ़ने के लिए किसी सैटेलाइट को, तो इनको हमको ओवरकम करते हुए पहुंचाना है मंगल में। और इसी में हमने उपलब्धि हासिल की। और कहां पहुंचने में, मंगल या कह लो मार्स पे पहुंचने में हम क्या हुए, कैपेबल, है ना। इस वजह से ये भी हमारी एक उपलब्धि है। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो मार्स में हम पहुंचे, चंद्रयान मिशन हमारा सफल रहा। अब बताओ, अगर मैं कह दूं इंडियन रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन जो प्रणाली है, उस प्रणाली का बहुत जबरदस्त यूज है हमारे स्पेस टेक में। कहीं पर कोई भी चीज या कोई भी गतिविधि हो रही है तो वहां पे हम विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस उस चीज को नहीं देख सकते। जैसे अगर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से एग्रीकल्चर फील्ड नष्ट हुई, या मान लो बहुत अधिक तूफान उफान आने की वजह से कहीं के जो कह लो एनवायरनमेंट की हानि हुई, तो उनका पता लगाने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो कौन सी है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो इस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में हम नंबर 1 हैं। इनके थ्रू या इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने नाम सुना होगा 104 सैटेलाइट, छोटे छोटे 104 सैटेलाइटों को, कौन से सैटेलाइटों को, विदेश के सैटेलाइटों को हमने लॉन्च किया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी तो बेनिफिट देगा, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे देश के सैटेलाइटों को, क्योंकि देखो हर एक देश चाहता क्या है कि हम खुद का सैटेलाइट अपना लॉन्च करें, जिसके आधार पर हमें क्या प्राप्त हो, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन वाली चीज, ठीक है। उसके बाद आप कहो रिमोट सेंसिंग वाली चीज, ठीक है। उसके बाद बात करो तो होड़ लगी हुई है अंतरिक्ष को ही समझने के लिए, और अंतरिक्ष को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, अगर इनको हम खुद के थ्रू भेजेंगे तो अंतरिक्ष का जो अलग अलग देश नॉलेज ले रहे हैं उसी नॉलेज को हम भी गेन कर पाएंगे। मतलब सैटेलाइट जो है आज की डेट में हर एक देश अपना खुद का छोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसा भी है
कि अफ्रीका जैसे जो देश हैं वो सशक्त नहीं है। किसके मामले में? तो आप कहोगे रिसोर्सेस के मामले में। रिसोर्सेस कौन सा? फाइनेंशियल। तो उनको सस्ती टेक चाहिए, और सस्ती टेक के लिए उन्होंने किसका यूज किया? इंडिया का। और इंडिया ने 104 सैटेलाइटों को कहाँ लॉन्च किया? स्पेस में। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो ऐसे ही आप जब पूरी की पूरी स्पेस टेक को देख लेंगे कि कौन से वो लॉन्च व्हीकल हैं, लियो में हम कहाँ तक सफल हैं, या कह लो मिड रेंज में या जियो सिंक्रोनस में हमने संचार के रूप में जो सैटेलाइट भेजे हैं वो किफ़ायती कितने हैं, उनका टाइम पीरियड कितना है, और वो किस हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो यही बहुत सारी उपलब्धि हैं स्पेस टेक के मामले में। ठीक, चलो अब ये तो बात हुई हम लोग की मोटा मोटी के स्पेस में हमें क्या क्या देखना है। ठीक, चलो अब जैसे आप थोड़ा यहां देखो, जैसे ये एक ब्लॉक डायग्राम टाइप का है, और इस ब्लॉक डायग्राम में सोलर सिस्टम पूरा का पूरा समझाया गया। ठीक, तो ऐसे ही आप स्लाइड बना लो जिसके सेंटर में आप किसको रखो? सन को। और फिर सन के चक्कर लगाने वाले, जैसे मान लो, जैसे ये तो सोलर सिस्टम हुआ बहुत सारे तारों का, जैसे यहां पे ये सन है, तो सन के जितने भी प्लेनेट हैं उनको ऐसे ऐसे बनाते हुए आप लिख लो। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका साइज कितना है, या कंपोजिशन में क्या है। जैसे सोलर फ्लेयर्स आपने पढ़े होंगे, या जो सेंटर का जो सन का ताप है वो बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁷ केल्विन के लगभग में, और जो सरफेस है वहां पर आता है 5900 केल्विन, है ना। तो अंदर बहुत ज़्यादा, बाहर कम। ठीक, तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को आप इसी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बना लें। जैसे देखो ये है मरकरी, देखो मरकरी का अब इतना डीप में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर दूरी के रिस्पेक्ट में पूछो तो सन से जो मरकरी है, या सबसे करीबी जो ग्रह है वो कौन सा है, या किस नंबर पर मरकरी आता है, उनको देख लो। ऐसे ही देखो ये शुक्र, वीनस है, दूरी कितनी है, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप जान लो। फिर देखो ये अर्थ है, तो पूरी की पूरी अर्थ को हम पढ़ते हैं जिस चैप्टर में या जिस टॉपिक में, वो पूरा कंटेन करता है क्या? ज्योग्राफी को, है ना। वैसे ही देखो ये मार्स है, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और अदर्स। ठीक है, तो ये है अपना सोलर सिस्टम। ऐसे ही आप ब्लॉक डायग्राम बना के स्पेसिफिक जो डाटा है उनको और आगे आगे बढ़ा लो। ठीक है, अच्छा, हमारा जो उद्देश्य है वो अंतरिक्ष का अन्वेषण करना है, और अंतरिक्ष का अन्वेषण करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस अपनाएंगे जिसके तहत हम कहाँ पहुँचे? अंतरिक्ष पर। तो जो भी आपने डिफेंस में, ध्यान देना, डिफेंस में मिसाइल पढ़ी थी, मिसाइल जैसा ही होता है क्या? क्या? तो आप कहोगे लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और जिससे हम भेजते क्या है? सैटेलाइट। मतलब जो देश अंतरिक्ष में आगे है, ऑटोमेटिकली डिफेंस में भी वो बहुत तगड़े तरीके से आगे होगा। अब डिफेंस में आपने सारी की सारी जो पेलोड वाली चीजें हैं जिनको ले जाने का काम कौन करती थी? मिसाइल, है ना। वही आपको यहां पढ़ना है। तो जो जा रहा है, पहले आप उससे तो परिचित हो जाओ। तो जा रहा है जो, वो क्या है? तो देखो ये, इसको अगर मैं आपको थोड़ा लार्ज करके दिखाऊं, थोड़ा सा लार्ज करके दिखाऊं, तो देखो ये एक सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट में आपको दिख रहा होगा कि ये जो है, देखो ये जो है, ये पूरी प्रोसेसिंग वाली चीजें हैं। अच्छा, एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप कहोगे हर टाइम
हर टाइम जो हमारा जो सैटेलाइट है वो एनर्जी विद द हेल्प ऑफ लेता है सन। और देखो ये लगी हुई है क्या, सोलर प्लेटें, और सोलर प्लेटों के तहत जो एनर्जी आ रही है वहीं से इस पूरे सैटेलाइट की प्रोसेसिंग होती है ना। अब इसका काम क्या है, तो जो भी डाटा कलेक्ट ये करेगा उस डाटा को ये हमारे पास पहुंचाएगा, है ना। तो ये काम है सैटेलाइट का। अच्छा, अब काम एक ही टाइप के नहीं है, काम भी अलग अलग टाइप के हैं। जैसे हमें वेदर पता करना हो, है ना, या मान लो सर्विलांस को देखना हो, ठीक, या मान लो हमें जो सर्विलांस छोड़ दो, आप वेदर छोड़ दो, मान लो हमें और कोई जानकारी लेनी हो, ठीक है, अलग अलग फीचर में, मान लो जैसे इस स्पाई जो है निगरानी वाली यही चीज है। तो जब हमारे उद्देश्य अलग होंगे तो हमारा जो टाइप ऑफ सैटेलाइट जा रहा वो भी अलग होगा। तो उसके आधार पर हम लोग अलग अलग सैटेलाइटों को लॉन्च करेंगे। और किससे लॉन्च करेंगे, तो लॉन्च व्हीकल से। तो पहले हम देखेंगे जितने टाइप के सैटेलाइट्स हम स्पेस में भेजते हैं वो, और उनको देखने के बाद जो लॉन्च व्हीकल हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग क्या है, उनमें जो इंजन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना उपलब्धि, तो देखो उस उपलब्धि में देखो एक और बढ़ा लो आप, क्रायोजेनिक। सामान्य जो फ्यूल है ना वो उतना सक्षम नहीं होता है, लेकिन अगर बात करें अति निम्न तापमान की, तो वहां पर जो इंजन के लिए ऑयल यूज होता है या जो फ्यूल यूज होता है उसके कैपेबल अब हम भी हो गए हैं। मतलब क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता वाले देशों में जो 5 देश थे उनके बाद हमारा भी नाम आता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये भी उपलब्धि है, ठीक। तो ये हुआ आपका सैटेलाइट वाली चीज, ठीक। अच्छा, अब देखो अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, हम्म, चलो तो हम सीधा देखते हैं क्या, टाइप ऑफ सैटेलाइट देखते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सैटेलाइट में जो पहला टाइप है उसको लेते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, ठीक। तो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट से आप समझते क्या हो, पहले ये बात आप कहोगे सर दिन ब दिन अंतरिक्ष का अगर हमें नॉलेज ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट ज़्यादा जानकारी को अपने यूज़ में ले पाएंगे। तो जो यूनिवर्स है वो तो अनंत है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट यूनिवर्स में जो चीज़ें जो सेलेस्टियल बॉडी के रूप में हैं, अगर हमें उनका ज्ञान मिले तो वो हमारे वेलफेयर के लिए यूज हो सकता है ना। तो अलग अलग, जैसे आपने नाम सुना होगा हबल, हबल टेलीस्कोप, है ना। आपने नाम सुना होगा जेम्स वेब, जेम्स वेब मिलर टेलीस्कोप, है ना। तो टेलीस्कोप का काम है क्या, दूरदर्शी, और एक होता है सूक्ष्मदर्शी। तो दूरदर्शी ही उस सैटेलाइट में होता है, या आप कह लो लॉन्च व्हीकल से, लॉन्च व्हीकल से हमने एक सैटेलाइट भेजा जिस सैटेलाइट में जो यूज है या जिसका जो मेन पर्पस है वो सेलेस्टियल बॉडी या यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं उनका अध्ययन करके उनके जो स्पेसिफिकेशन है उनको हमको देना। तो वो जिस कैटेगरी में जाएगा वो होगा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। जैसे अगर मैं आपसे बात कहूं हबल टेलीस्कोप, तो वो किस कैटेगरी में, एस्ट्रोनॉमिकल। जेम्स वेब किस कैटेगरी में, एस्ट्रोनॉमिकल। या अभी आपने नाम सुना होगा बहुत दिनों के बाद सुनीता विलियम्स आई है ना, कहां पर, अभी 4-5 दिन पहले ही तो लौट के आई। तो आई तो वो कहाँ थी,
तो वो थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो सारे के सारे देशों का नहीं है, कुछ मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज थी जो कि स्पेस की नॉलेज को एकत्र करने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर क्या बना रहे हैं, स्पेस स्टेशन बना हुआ है। तो वो भी एक प्रकार से लॉन्च ही तो किया गया होगा, तो वो भी किस कैटेगरी में आता है, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट में। ठीक, तो एक सैटेलाइट का ये टाइप हुआ, अंतरिक्ष से रिलेटेड चीजों को जानने के लिए भेजे जाने वाले सैटेलाइट को एस्ट्रोनॉमिकल। जेम्स वेब, जेम्स वेब, हबल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो जैसे आप कहो ये था आपका हबल टेलीस्कोप, या जेम्स वेब अगर आप देखना चाहो तो देखो ये है जेम्स वेब। ठीक, देखने में हल्का लग रहा होगा आपको, ठीक, लेकिन काम ये इतने बड़े बड़े किया है जिससे हम लोग बहुत सारी चीजों का फायदा ले सकते हैं। तो ये क्या है आपका जेम्स वेब। जैसे आपको पता होगा इतना कंसोलिडेटेड, इतना ज्यादा घनत्व रहता है किसका, ब्लैक होल का। और ब्लैक होल का जबरदस्त डेंसिटी होने की वजह से जो भी चीज है उसी में वो समाती है। लेकिन सोचो यूनिवर्स में बहुत सारे ये हैं और उन्हीं का जो पिक्चर लेने का काम किया है वो किसने किया है, जेम्स वेब ने, जो कि क्या है, एक टेलीस्कोप। ठीक है, बात समझ में आई। तो यूज है ना, इसका भी यूज है। चलो अब देखो, जैसे ये जो चित्र है ना, ये भी इसी के द्वारा लिया गया। ये जो दिखाई पड़ रहा, ये लग छोटा रहा होगा, जैसे आप यहां से चंद्रमा को देखते हैं तो छोटा ही तो दिखाई देता, या सूरज को देखो आप चश्मा लगा के तो देखेगा तो छोटा ही ना। ऐसे ही उसी जेम्स वेब जो दूरदर्शी है उसने देखो ये भेजा है, देखो ये, और ये सब आपको दिख क्या रहे हैं, सारे के सारे तारे हैं। और देखो ये क्या है, गैलेक्सी। ठीक, तो बताओ अगर इनका ज्ञान हो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, और मान लो हम फर्दर टीथर, अभी हम पढ़ेंगे टीथरिंग, टीथरिंग की नॉलेज से, है ना, जैसे मान लो अभी हम मार्स पे पहुंचने में कैपेबल हैं मार्स ऑर्बिट मिशन के तहत। तो अगर हम मार्स ऑर्बिट मिशन के तहत मार्स पे पहुंच गए तो टीथरिंग या जुड़ाव या जोड़ के तहत हम मार्स से किसकी नॉलेज ले सकते हैं, बृहस्पति की। या मार्स से किसकी नॉलेज ले सकते हैं, तो वो ग्रह जो हमसे दूर है। ठीक, और अगर वहां की नॉलेज मिल गई तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, चलो तो ये पिक्चर बात किसकी कर रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। ठीक है, अच्छा अब बात करो दूसरी कैटेगरी में। तो जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है आपकी बायो सैटेलाइट, बायो सैटेलाइट। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी में आपने जैव सुना था, सर जीव विज्ञान वाली चीज थी। पुट करते हुए जीव विज्ञान को हम ऐड ऑन करते हुए बल्क लेवल पर चीजों को बना रहे थे। यहां पर भी वही है कि सर जो हमारा क्रू तैयार होता है या स्पेस जो साइंटिस्ट हैं जिनको नॉलेज है, तो वो नॉलेज एक प्रकार से हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब अगर मान लो हमें ऊपर स्पेस के टेम्परेचर का, प्रेशर का, डेंसिटी का पता ही नहीं है, वहां पर एटमॉस्फेयर है कि नहीं है। जैसे 1000 के ऊपर जो है वो गैसेस खत्म हो जाती हैं, मतलब वैक्यूम वाली चीज होती है। तो अगर हमें ग्रेविटी पता नहीं है ना,
और अगर सोचते हैं कि कोई किसी बायोलॉजिकल चीज को हम स्पेस में भेज दें, मान लो डायरेक्ट ही इनको भेज दिया, तो और जानकारी ना होने की वजह से लॉस हो गया, तो वो लॉस छोटा मोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होगा। तो जो जीव हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वनस्पतियां हैं, क्या उनको हम स्पेस में उगा सकते हैं? है ना? उनके जानने के लिए हम जो स्पेसिफिक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, उन सैटेलाइट को हम क्या बोलेंगे? बायो सैटेलाइट। अच्छा, फर्स्ट बायो सैटेलाइट की बात करो तो क्या वो था? तो आप कहोगे बायो का तो नहीं पता, लेकिन स्पुतनिक जो है, जो किसका है? रसिया का। उस रसिया के सैटेलाइट में जो एक डॉग का फीमेल वर्जन कह लो गई थी, और उसका क्या नाम था? लाइका। है ना? आप पीसीएस के पेपर में देखना तो दिया हुआ है कि लाइका के बाद एक था मेढक। क्या फ्रॉग को ले जाने के लिए किसी मिशन, जिस मिशन को बायो सैटेलाइट के रूप में रखा गया है, क्या वो है? मतलब बायो सैटेलाइट की चीजें पूछी थी। ठीक, तो बायोलॉजिकल सैटेलाइट का मतलब कोई इंडिविजुअली वनस्पति का अगर ग्रो करना हो तो किस टाइप से, क्या इफेक्ट पड़ता है सराउंडिंग का जीव पर, उसकी स्टडी को करने के लिए हम जो सैटेलाइट भेजते हैं वो कौन सा होता है? बायो सैटेलाइट। ठीक है, क्या आपको बायो सैटेलाइट के नाम पता है? ठीक, अच्छा, अगर नाम पता है तो सोच के बताइए। जैसे अभी मैंने एस्ट्रोनॉमिकल लिखा और उसमें ऑप्शन दे दिया हबल, उसमें दे दिया जेम्स वेब, और तीसरा उसी में दे दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और मान लो चौथा दे दिया एस्ट्रोसेट। ये तो एस्ट्रो, निम्न में से एस्ट्रोसेट कौन कौन है? ठीक, और यहां मान लो दे दिया मैंने कार्टोसेट। कार्टोसेट। ठीक, तो आप कहोगे एस्ट्रोनॉमिकल में एक दो तो सुने थे, तीसरा भी सुना था, मतलब इंटरप्रेट करके आप इसको निकाल दोगे। ठीक, वैसे ही अगर बायो सैटेलाइट के नामों से आप परिचित होगे तो उनको भी आप फिगर आउट कर सकते हो। ठीक, चलो, तो सेकंड हुआ बायो सैटेलाइट। अब थर्ड वाले की बात करो तो थर्ड वाले का अगर स्पेसिफिक नाम हम लोग देखें, ठीक, तो वो हम क्या ले सकते हैं? हम्म, हाँ, ये ले सकते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ले लो। ठीक है, कम्युनिकेशन केशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। है ना? तो संचार उपग्रह का बहुत जबरदस्त यूज है, क्योंकि संचार व्यवस्था के अभाव में सब कुछ ठप है। अगर वार भी है, युद्ध भी है, और युद्ध मान लो वो जल पर या थल पर हो रहा, या मान लो आकाश में हो रहा, और आपने अगर दुश्मन या एनिमी देश की जो सैटेलाइट व्यवस्था है, कौन सी कम्युनिकेशन, उसी को ठप कर दिया, तो बताओ एक दूसरे से संचार हो पाएगा? अगर संचार नहीं हो पाएगा तो वो तो युद्ध हम जीत ही गए। और उसी को पाने के लिए याद करो, हमने ऑपरेशन शक्ति लिया, ऑपरेशन शक्ति, जिसके तहत हमने एंटी सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया था। मतलब अपने ही सैटेलाइट को मारने के लिए हमने एक प्रोसेस अपनाई थी। तो वही कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है, उनमें हम जितना भी कम्युनिकेशन वाली चीज है उसका यूज करेंगे। अच्छा, अब आता ये है कि ये अर्थ के ऑर्बिट से, है ना, या अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर, और इन्हीं के आधार पर एक को बोलेंगे हम जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, है ना, और एक को बोलेंगे हम जियो सैटेलाइट। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में जाएंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट में। ठीक, अभी आएगा। चलो, तो इनके नाम पहले आप लिख लो। नाम
तो मान लो ए, बी, सी और ये डी। ठीक, तो इनके नामों में अगर आप लिखना चाहो तो देखो, जैसे आपको समझाया इंडियन सैटेलाइट, इनसैट। अब इनकी सीरीज चलेंगी ए, बी, सी, डी। मान लो किसी ने वर्किंग बंद कर दी तो उस सीरीज को हम बंद कर देंगे, है ना। जैसे अभी बताया जियो सिंक्रोनस, तो जी सेट, तो ये जी सेट किसकी कैटेगरी में जा रहा है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की कैटेगरी में। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा पृष्ठ से ऊंचाई पर जो सैटेलाइट होते हैं वो सैटेलाइट किट कैटेगरी में जाते हैं, वो भी संचार उपग्रहों की कैटेगरी में ही जाते हैं। ठीक, चलो अब एक आध और कोई नाम अगर इसमें है। अच्छा, आप कहो यूज, तो सब जगह यूज है। रडार में है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में, आप कह दो रेडियो में है ना, टेलीविजन में मोबाइल कम्युनिकेशन में है ना, हर जगह कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज है। तो जी सेट की श्रेणी या इन सेट की श्रेणी किस सैटेलाइट में जाएगी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक, चलो ये बात हुई कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हाँ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये नेक्स्ट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, इंडियन रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन प्रणाली, है ना। तो जो IRS जो है ना, सुदूर संवेदन जो प्रणाली है, उसका यूज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में होता है। होता कैसे है, मैंने अभी समझाया। किसी स्पेसिफिक क्षेत्र को देखने के लिए जहां ह्यूमन ना जा सके या मैन पावर का बहुत ज़्यादा यूज हो, उसको कम करने के लिए जिस टेक्निक का यूज होता है वो कौन सी है? रिमोट सेंसिंग टेक्निक। ठीक, अब कहीं अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, कहीं मान लो ओले पड़ने की वजह से फसल की खराबी हो गई, चक्रवात बहुत अधिक आने की वजह से कोस्टल एरिया में जनहानि की बहुत दिक्कत हो गई, या कोई भी डिजास्टर आप ले लो, जैसे अभी रिसेंटली भूकंप आया है ना, तो उसको पता लगाने के लिए कि कितना क्षेत्र लिया, उसके लिए हम जो सैटेलाइट है उस पे मीजर करके कि 1 सेंटीमीटर कि 1 mm, पूरी की पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस करके पूरे क्षेत्र में आई जो डिजास्टर है उससे प्रभावित चीजों का पता बहुत आसानी से लगा लेते। तो ये जो कैटेगरी गई अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसमें जो टेक्निक यूज है वो क्या है? IRS। ठीक है, रिमोट सेंसिंग। इसी के तहत याद करो 104 सैटेलाइट है, तो वो हैं कौन से? यही रिमोट सेंसिंग वाले। और कम कॉस्ट में अगर भेज रहे हैं तो पक्की बात है फर्दर डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि कॉमर्शियल लेवल पर जो काम एलोन मस्क कर रहे हैं उसी कॉमर्शियल लेवल पर हम भी अलग छोटे छोटे देशों के सैटेलाइटों को लॉन्च करके आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। ठीक, तो ये बात हुई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की। फोर्थ के बाद इसमें कोई एक आध और नाम है? बहुत सारे ना, कोस्टल एरिया की निगरानी करनी हो, कोस्टल एरिया, है ना। चलो इसके बाद जो अगला आया वो है अपना अभी देखो इनके नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, जैसे आपने नाम सुना है, नहीं सुना तो देख लो, भास्कर, या मैंने आपसे कह दिया रोहिणी।
ठीक, और कह दिया उसने, कहा क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम है उनमें जो पहला था वो कौन सा था, भास्कर। क्या इस भास्कर को हमने बनाया था? नहीं भैया, ना तो ये हमने बनाया था, ना हमने इसको लॉन्च किया था। मतलब किसी दूसरे देश को हमने पैसे देकर इसको अपने लिए लॉन्च करवाया था। ठीक है, किससे? तो आपको पता होगा, यही है हमारा दोस्त देश, जिसका क्या नाम है, यूएसएसआर। सबसे ज्यादा तकनीकी में आगे कौन है स्पेस में? यूएसएसआर। अच्छा, दूसरा नाम आया अर्थ में, रोहिणी। तीसरे की अगर बात कर लो, इसका पूरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग। ठीक, तीसरे की बात कर लो तो ये पूछा गया हाइसिस। फोर्थ में आपके आता है ये सरल, और एक दो और हैं इसमें जिसके कार्टोसैट नाम का, कार्टोसैट। ठीक, तो ये सेना जो है ना हम लोग की, उसको यूज करने के लिए भी इसका डाटा दिया जाता। तो सरल है, रोहिणी है, भास्कर है, हाइसिस है और कार्टोसैट है। इनमें से कौन जो है वो इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ है और किसको हमने किसी दूसरे देश की सहायता से स्पेस में लॉन्च किया? तो कौन सा? ये। बाकी सब क्या है हमारे। ठीक, चलो, तो ये बात हुई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो अर्थ के बाद जो छोटी सी आती है नेविगेशन सैटेलाइट ले लें लो। ठीक, तो नेविगेशन सैटेलाइट में स्पेसिफिक पोजीशन वाली चीज, जैसे जीपीएस का हम यूज कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास नाविक है, तो कौन सी वो कंडीशन है जिनकी वजह से हम बल्क लेवल पर नाविक का यूज नहीं कर रहे हैं नेविगेशन में, जबकि जीपीएस का यूज करके हम यूएसए को कुछ पैसे भी दे रहे हैं। ये है हमारा ना नाविक। तो स्पेसिफिक पोजीशन या कह लो मार्ग पता करने के लिए हम जिस सैटेलाइट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। सीधा दिख रहा ना, नेविगेशन। ठीक, चलो, तो ये बात हो गई। इनमें क्या और कोई नाम है? तो इसमें नौवहन संचार प्रणाली। ठीक है, एग्जैक्ट सिचुएशन जो मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट सिचुएशन का पता लगता है। ठीक, और अगर इसी में लिखें तो देखो ये IRNSS सीरीज, आपको सीरीज ही देखना है। कार्टोसेट आप समझ गए, वैसे ही IRNSS सीरीज ये किस में जाती है? नेविगेशन सैटेलाइट में। ठीक है, इसके बाद एक दो छोटे छोटे टाइप के सैटेलाइट और हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया ए सेट, तो ये किस टाइप का है? तो आप कहोगे ये है किलर सैटेलाइट। मतलब एक ऐसा सैटेलाइट जिसको लॉन्च करने का जो मेन उद्देश्य है वो किसी दूसरे सैटेलाइट को खत्म करना है। वो किस कैटेगरी? किलर सैटेलाइट। और किलर सैटेलाइट में आपने नाम पता ही है अभी, कौन सा मिशन? मिशन शक्ति। ठीक है, चलो, मिशन शक्ति। उसके अलावा 7वें नंबर का है आपका स्पाई सैटेलाइट, निगरानी करने वाले सैटेलाइट। तो ये है आपका स्पाई सैटेलाइट। ठीक, तो शुरुआत में तो इतनी डेवलप थे नहीं, है ना। जैसे जो कारगिल में जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उस इंफॉर्मेशन को देने का काम यूएसए ने तो किया नहीं था, लेकिन किया जिस कंट्री ने था वो आज की देश में हमारा मित्र है, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इजराइल। तो सोचो, तब भी इजराइल इतना सा कंट्री होने के बावजूद भी इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी रखा था, है ना। जब जीपीएस नहीं यूज होगा तो कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे,
क्योंकि हमने जो ट्रीटी की हैं या जो समझौते किए हैं उनके आधार पर हमें जो हमारा मित्र देश है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, और उसके तहत जो टेक्नोलॉजी मिली वो किस देश से मिली? इजराइल से। ठीक है, चलो। तो ये स्पाइस सैटेलाइट की जो सीरीज है या इनमें जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? जैसे आप ये समझ लो, जैसे कोई मिसाइल लॉन्च हुई दुश्मन की, तो आप कहोगे सिग्नलिंग आती है ना, जैसे ए सेट का यूज, जैसे हम समझ लो, जैसे मान लो ये नाग है, इसका काम टैंक को नष्ट करना है। वैसे ही हमने दो नाम लिए थे ना, प्रद्युम्न और अश्विनी, याद आ रहा ना? याद आ रहा ना? एयर एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस। तो इनके पास जो सूचना आ रही है, वो सूचना जिसके थ्रू मिल रही है, वो पूरा काम कर कौन रहा है? स्पाई सैटेलाइट ही। हमने आपको पूरी प्रोसेस ये बताई थी ना कि ये दुश्मन देश का सैटेलाइट था। इसके आने का या लॉन्च का पता किसको हुआ? तो रडार को हुआ। तो रडार को हुआ कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट ही तो हुआ। और फिर रडार ने किसको बताया? इंटरसेप्टर को। और इंटरसेप्टर ने फिर से इसको हटाने के लिए क्या कर दिया? लॉन्च। तो ये शील्ड ही तो थी ना। ठीक, तो इन्हीं शील्डों के लिए जो नॉलेज प्रोवाइड करने का काम कर रहा, वो कौन कर रहा है? अपना स्पाई सैटेलाइट। ठीक है, चलो। स्पाई सैटेलाइट की सीरीज में अगर नाम हम देखें तो देखो, जैसे पहले इसका देख लो, मिसाइल अर्ली मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, बात करो इलेक्ट्रॉनिक चीजें या कह लो जो रेडियो वेव हैं, उनका एनालिसिस भी कौन करता है? स्पाई सैटेलाइट। या इसमें आप कह लो जो इलेक्ट्रॉनिक वाली जितनी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली, वो भी किन के थ्रू जाती हैं? स्पाई सैटेलाइट। ठीक, और यहां पर और भी लिख लो, ऑप्टिकल इमेजिंग। ऑप्टिकल इमेजिंग। ठीक, और नाम जो है वो इनके इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें इमीनेट या कार्टोसैट भी किन की कैटेगरी में है? इसी की कैटेगरी में। ठीक, और अगर बात करो तो ठीक है, यही दो रहने दो। ठीक, अब बात करो तो छोटे छोटे और दो सैटेलाइट हैं, जैसे क्रूड है। तो लोगों को पहचाने के लिए भी तो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, उस सैटेलाइट को किस कैटेगरी में रखते हैं? क्रूड सैटेलाइट में। ठीक है, और अगर एक आध छोटा मोटा जो बचा है वो क्या है आपका? ठीक है, ये देखो, सोलर पावर सैटेलाइट। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा? सूर्य की ऊर्जा का यूज किया जाएगा सैटेलाइट में। कैसे? जैसे देखो, समझो ये है आपका सूर्य। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कोई सैटेलाइट यहां ले लें, जैसे समझो, जैसे ये कोई देश है मान लो। ठीक, हमारे यहाँ पे 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात ऐसा होता। और अगर हम सूर्य की एनर्जी का यूज कुछ ऐसे करें कि हम एक सैटेलाइट लॉन्च करें और उसमें बहुत बड़ी मात्रा वाला रिफ्लेक्टर सरफेस यूज कर लें, तो बताओ जो प्रकाश इस रिफ्लेक्टर पर पड़ा वो फर्दर हमारे पास आया, और अगर वो आया तो उस प्रकाश का यूज ही तो हुआ। तो उस प्रकाश का जो यूज है, वो जो कंट्री कर रही हैं, तो वो सैटेलाइट को लॉन्च करके कर रही हैं, और उसको बोलते हैं सोलर पावर सैटेलाइट। अब उस सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, और जो मेन यूज हो रहा है वो प्रकाश प्रोवाइड करने के लिए, और कहां पे? नाइट में, है ना। अब ये तो छोटा सा एप्लीकेशन है, थोड़ा सा डीप में आप जाओ
तो इनके बहुत जबरदस्त यूज आप पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, अब ये विवाद में क्यों है? क्योंकि आप कहो वेजिटेशन वाली जो चीजें हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस वाली चीजें रहती हैं, उन वेजिटेशन को प्रभावित करने का काम करेंगे कौन? ये सोलर पावर सैटेलाइट। ठीक है, तो ये एक और टाइप का सैटेलाइट आ गया। अब लास्ट में एक छोटा सा और सैटेलाइट टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? टीथर। टीथर, जो मैंने आपको अभी बताया कि कोई जो ग्रह है या सेलेस्टियल बॉडी है जो हमसे काफी दूर है, तो टीथरिंग या जुड़ाव के तहत हम ऑलरेडी जहां तक अपनी संचार व्यवस्था को किसी ग्रह तक स्टेब्लिश कर पाए हैं, उस ग्रह पर उपस्थित सैटेलाइट के थ्रू हम किसी दूर वाली जगह से जो कह लो जो कह लो सूचना है उसको एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हम लोग की किसकी? सैटेलाइटों के टाइप की, कि किस टाइप के सैटेलाइट का यूज हम लोग कहां पर करते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे लॉन्चिंग। लॉन्चिंग, और लॉन्चिंग में हम देखेंगे कि अगर ये है हमारी अर्थ, तो इसके सरफेस से कौन सी ऊंचाई पर, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और आप कह दो ये हाई अर्थ ऑर्बिट कह लो, या जियोसिंक्रोनस, या ऊपर बहुत ऊपर वाले में। ठीक, वहां तक फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे, ये पृथ्वी की सतह से धीमे धीमे डेंसिटी कम होती है ना, तो ये जो बात है, जैसे आपने सुना होगा मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, और ये है एक्सोस्फीयर, और ये है आयनोस्फीयर। तो इनमें जो घटनाएं होती हैं उन पर आधार रखते हुए या उनको कंसीडर करते हुए हम जो सैटेलाइट वाली चीजें हैं उनको कैसे फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने सैटेलाइट की जो बेसिस टर्मिनोलॉजी थी वो देख ली। ठीक है, बाकी देखते हैं हम लोग कल की क्लास में। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाते रहिए।